गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में जो संघात्मक शासन प्रणाली है, भारत का जो संघ व्यवस्था है या भारत का जो संघीय ढांचा है, उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे अनुच्छेद 1 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ से ये स्पष्ट होता है, इस अनुच्छेद से, इस आर्टिकल से ये क्लियर होता है कि भारत में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिख दिया गया है कि भारत संघात्मक देश नहीं, बल्कि यहाँ पर शब्दों का यूज़ हुआ है। संघ के स्थान पर राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस शब्द के प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार के राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं कि फेडरलिज्म क्या होती है, संघवाद क्या होता है। तो फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे दो पावर जो है वो डिवाइडेड होती हैं, यानी कि एक तरफ केंद्र को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ जो स्टेट है या प्रोविंसेस है उनको पावर्स मिली होती हैं। तो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में झगड़ा ना हो शक्तियों को लेकर, पावर को लेकर कि केंद्र कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, कौन सी पावर को यूज़ करेगा और स्टेट कौन सी पावर को यूज़ करेगा। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th स्केड्यूल में डिवीज़न ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, जिसमें बताया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वो बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ की जो सरकार है वो संसदीय व्यवस्था है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर आधारित है, जहाँ पर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्यों के पास भी अपना एक लेजिस्लेचर होता है और वहाँ पर भी एक संसद होती है और जिसको कि विधान मंडल कहते हैं, और हर एक राज्य का अपना सरकार होता है और वो भी केंद्र से स्वतंत्र। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो फेडरलिज्म सिस्टम से ही आती है। लेकिन इंडिया जो है वो थोड़ा यूनिक है। जो रियल फेडरलिज्म का जो एग्जाम्पल है, जो ट्रू फेडरल सिस्टम है, वो यूएसए है, लेकिन इंडिया उससे काफ़ी डिफरेंट है। हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगर भारत की संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था तो वहाँ 13 राज्यों ने एक समझौता किया था और उन 13 राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और एक देश बनाया जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नाम दिया गया। फिर इस समय वर्तमान में 50 राज्य हैं और वहाँ पर केंद्र से अधिक जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इंडिया में इस तरीके का नहीं है। मैंने अभी कहा कि जो ट्रू फेडरल सिस्टम है उसका एग्जाम्पल यूएसए है। तो हमने यूएसए से ज्यों का त्यों फेडरल सिस्टम नहीं लिया है, हमने ये मॉडल अपनाया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहाँ राज्यों ने मिलकर केंद्र को नहीं बनाया, बल्कि केंद्र पहले था और बाद में राज्य आया। इसलिए हम इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया नहीं कहते बल्कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। और अगर ये सिस्टम होता जैसे यूएसए में है, तो आज जो भारत जो है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती, ज़्यादा पावर होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम होती जैसा कि यूएसए में है, तो भारत जो है अलग अलग राज्यों में बहुत अधिक संख्या में बढ़ चुका होता। तो इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि भारतीय संघ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संघ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा पावर दी गई है
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एज अ गार्डियन रहती है और उसका ये ड्यूटी है कि वो सारे स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ लेकर चले और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसलिए अगर हम लोग डिस्कशन करें कि फेडरल फीचर ऑफ इंडियन यूनियन यानी भारत का जो संघ है उसका फीचर क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। यानी कि जो इंडिया का जो नेचर है, जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का कॉम्बो पैक है, वो एक तरफ नहीं झुकता, इन दोनों को लेकर ही चलता है। तो संविधान शास्त्रियों के सामने ये गंभीर विवाद का विषय था कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन स्थापित करता है अथवा एकात्मक। केसी वियर कहते हैं कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। डी बसु का ये मानना था कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार से नॉर्मन डी पारमर का ये कहना था कि भारतीय गणतंत्र एक संघ है और उसकी अपनी विशेषताएं हैं जिसमें संघीय स्वरूप जो है वो अपने एक अलग ढंग में ढला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था यानी जो फेडरल फीचर है वो क्या है। फेडरल फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे है, 2 वर्गों में वर्गीकृत है। पहला एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर राज्य की अपनी एक राज्य सरकार होती है, विधानसभा का चुनाव होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 2 तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। फिर उसके बाद है कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। जाहिर सी बात है कि जब 2 तरीके की सरकार होंगी तो उनके बीच में कंट्राडिक्शन हो सकता है, विवाद हो सकता है कि वह कौन सी शक्तियों का प्रयोग करे, कौन सा नहीं। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में जो 7th स्केड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें जो इनकी शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि जो यूनियन लिस्ट है वो ऐसे लिस्ट है, इसमें 97 सब्जेक्ट हैं। ये ऐसे विषय हैं जिस पे कि केवल संसद को ही विधि बनाने का यानी कानून बनाने का अधिकार है और ये संपूर्ण देश को एक सूत्रता में बांधने के लिए बहुत ज़रूरी है। राज्य सूची यानी कि जो स्टेट लिस्ट है, इसके अंतर्गत जो है ऐसे विषय रखे हैं जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है और इस पर अधिकार केवल राज्य विधानमंडल का यानी स्टेट लेजिस्लेटर का होता है। समवर्ती सूची की यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इसमें वे विषय रखे गए हैं जिसका महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों दृष्टियों से है और इसमें जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है और इन विषयों पर यदि केंद्र सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया है तो राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो बना सकता है कानून। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि संसद कभी कोई कानून बना दे और स्टेट गवर्नमेंट भी बना दे तो यहाँ पर जो सुपरमेसी है, जो केंद्र सरकार का जो कानून बनाया हुआ है वो मान्य होगा और राज्य द्वारा जो पारित की गई विधि होगी वो शून्य हो जाएगी। लेकिन आर्टिकल 254 में एक अपवाद भी है कि यदि समवर्ती सूची पर राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति से अनुमति मिल चुकी है तो भी यह विधि संसद की विधि के बावजूद भी लागू रहेगी। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडिया में भी एक अवशिष्ट अधिकार यानी रेसिडुअल पावर भी है जो केंद्र को दिया गया है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 249 की बात करें तो राज्यसभा के प्रस्ताव से यानी राज्यसभा अगर ये केंद्र सरकार से कहे कि राज्य सूची के किसी विषय पर अगर आप कानून बना दीजिए तो केंद्र सरकार उस राज्य सूची के केंद्र के विषय पे भी कानून बना सकता है। इसके साथ आर्टिकल 250 की बात करें, अनुच्छेद 250 की बात करें तो जब इमरजेंसी रहेगी तो भी संसद यानी पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। उसी तरीके से आर्टिकल 252 यानी 252 के अनुसार
दो या दो से अधिक राज्य अगर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर हम बात करें तो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील इत्यादि में जो संघीय मॉडल जो फेडरल सिस्टम है वो बाकी इन सभी देशों की तुलना में थोड़ा अलग है, क्योंकि केंद्र के पास बहुत ज़्यादा ही शक्ति है और राज्य के पास कम है। नेक्स्ट बात करें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता। लिखित संविधान यानी कि जो संविधान जो है रिटन जो है वो पहला शर्त है फेडरल सिस्टम की। डाइसी ये कहते हैं कि एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख पत्र से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी स्थापना हुई है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में रहेगा तो फेडरल जो कंट्राडिक्शन है जो संघीय मामलों है उसमें अगर मतभेद की संभावना बहुत कम हो जाती है। साधारण कानूनों की तुलना में लिखित संविधान जो है वो स्थायी होते हैं। संविधान के द्वारा जो सरकार के जो संगठन हैं और उनके जो पावर हैं और उनको संवैधानिक आधार मिलता है, इसके साथ ही साथ जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी जो रिलेशन है, उसके जो पावर हैं वो सारे फिक्स कर दिए जाते हैं। अमेरिका संविधान की भांति यदि भी भारतीय संविधान में घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा, फिर भी भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंध सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और किसी भी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। अगर हम बात करें तो केशवानंद भारती मामले में संविधान की सर्वोच्चता को संविधान का मूलभूत ढांचा माना गया। जो नेक्स्ट फीचर है भारत की संघीय व्यवस्था का वो ये है स्वतंत्र न्यायालय और न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू का पावर। यहाँ पर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय का अर्थ ये है कि संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई, जिन्हें उन कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। प्रोफेसर के.वी. राव के शब्दों में इस दृष्टि से हमारा संविधान सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। और इसके साथ जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है यानी न्यायिक पुनरीक्षण है, उसके आधार पर जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि कोई ऐसा कोई लॉ तो नहीं बन रहा है पार्लियामेंट के थ्रू जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट तो नहीं कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो उस कानून को वो अवैध घोषित कर देती है। यूनिटरी सिस्टम की अगर हम बात करें कि भारत की संविधान का जो एकात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था यानी कि संघ और राज्य दोनों की बात हो गई, लेकिन अगर एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो ये क्या होती है। इस व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, इसलिए और इसमें जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। अगर हम देखें तो ब्रिटेन में जैसे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यानी एकात्मक शासन व्यवस्था है, और वहाँ पर राज्य सरकार नहीं होती है बल्कि केवल और केवल इंग्लैंड की सरकार या केंद्र की ही सरकार होती है। छोटे देशों में तो आसानी से चलाया जा सकता है, लेकिन बात करें अगर बड़े देशों की जैसे इंडिया, अमेरिका, तो ये काफ़ी टफ होगा। और इंडिया में जैसे आपको पता है कि मल्टीकल्चरलिज्म है, यानी कि हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, उनकी संस्कृति अलग, उनकी भाषा अलग, तो इसलिए यहाँ पर जो है फेडरल सिस्टम को अपनाया गया। अगर हम एकात्मक व्यवस्था को डिस्कस करें कि इंडियन के भारत का जो संविधान है उसमें यूनिटरी एलिमेंट्स क्या हैं, भारत में जो एकात्मक लक्षण है वो क्या है। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एकात्मक लक्षण भी हैं, और संघ को सबल बनाने के उद्देश्य से ही संविधान निर्माताओं ने इन एकात्मक लक्षणों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई। तो एक एक करके हम लोग इसका डील करेंगे। पहला तो ये है कि इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है यानी आपातकाल का प्रावधान और एक सशक्त केंद्र, यानी कि जब भी संकट काल होगा, जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी तो
तो केंद्र का जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 352, 356 और 360 के द्वारा संकट काल की घोषणाएं या इमरजेंसी लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी और उस लगाई जा सकती है, और उस समय जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो राज्य सूची के जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाएगी। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 360 की अगर बात करें तो जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है यानी वित्तीय संकट है उसकी घोषणा कर सकता है, और इसके अंतर्गत सभी राज्यों पर जो वित्तीय नियंत्रण है वो स्थापित किया जा सकता है। फिलहाल हमारे भारत में कभी भी आर्टिकल 360 का यूज़ नहीं किया गया है। तो राज्य में जब भी संवैधानिक संकट होगा तब राज्यपाल केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में राज्य के शासन को चलाता है, और जब उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करती है, तो उस राज्य की सरकार को हटा दिया जाता है, और यानी कि इमरजेंसी लगा दी जाती है, और उस राज्य का पूरा जो गवर्नमेंट है, पूरी जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संघात्मक स्वरूप है वो खत्म हो जा रहा है, और जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय शासन है, वो सर्वोपरि हो जाता है। एकल संविधान और एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिका में है कि केंद्र की अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान है, केंद्र की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है। तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका यानी यूएसए जो है वो ट्रू फेडरल सिस्टम का मॉडल है, इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही नागरिकता है, जैसे कि केंद्र की नागरिकता या राज्य की नागरिकता नहीं, केवल भारत की नागरिकता। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके का प्रोविज़न था, लेकिन आर्टिकल 370 को ख़त्म करके अब पूरे कंट्री में यानी पूरे भारत में ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई हो चुकी है। अगर हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो केंद्र सरकार के हाथ में ही है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो जो ज़्यादा पावरफुल है अगर हम कंपैरिजन करें स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। जैसे आप जानते ही हैं कि यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति होती है जिसमें कि राज्य सूची पे भी, स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। इसके साथ ही साथ एक कॉन्करेंट लिस्ट रहती है यानी समवर्ती सूची, जिसपे दोनों को बनाने का अधिकार है, लेकिन उस पर ज़्यादा पावर जो होती है वो केंद्र सरकार की ही होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राज्यसभा जो है उसका अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो राज्यसभा की अगर हम बात करें कि राज्यसभा में हर एक राज्यों की तरफ से कुछ सीटें होती हैं, तो अगर हम देखें तो ये अनइक्वल है। जैसे यूएसए में है कि सीनेट में हर राज्य से 2 कैंडिडेट वहाँ सीनेट में होते हैं, चाहे कोई राज्य बड़ा हो या छोटा हो, प्रत्येक राज्य से 2। लेकिन इंडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यूपी से 31 सीटें हैं राज्यसभा में, तो गोवा से केवल 1 है, यानी कि हर एक जो स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो इक्वल ना होकर अनइक्वल है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो लोकसभा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है अगर हम राज्यसभा से कंपैरिजन करें तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वित्त विधेयक है जो वो राज्यसभा में नहीं बल्कि सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होती है। इसके साथ ही साथ अगर राज्यसभा उसको अपनी स्वीकृति नहीं भी देती है तो भी लोकसभा उसे पारित कर सकती है। राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए रहता है वित्त विधेयक, अगर उस पर वो कोई जवाब नहीं देती है तो लोकसभा उसको वैसे भी पारित कर लेती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वह एकीकृत है, और इसी वजह से वह जो है सेंट्रल और अगर स्टेट के बीच में कोई भी कंट्राडिक्शन होता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसके
विवादों का जो समाधान है वो हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका ही करती है। नए राज्यों का जो गठन है, अगर हम बात करें कि अगर नए राज्य बनाना हो तो यहाँ पर कौन जो है वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, तो हम ये देखते हैं कि अनुच्छेद जो 3 है, आर्टिकल 3 है, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में जो परिवर्तन होगा उसमें अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट को है, यानी कि केंद्र सरकार को ही है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन में जो संघ में इकाई राज्यों की सीमा में अगर कोई चेंजिंग होती है तो बिना उनके कंसर्न के, बिना उनके सहमति के नहीं हो सकता। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अनुसार संसद को ये अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका प्रदेश पृथक करके या दो से अधिक राज्य को मिलाकर एक नया राज्य बना दे, या किसी राज्य की क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर दे, राज्य के सीमाओं या उनके नाम बदलते। यद्यपि इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे सन 1953 में यानी 1953 में मद्रास राज्य को विभाजित करके आंध्र प्रदेश नामक राज्य का गठन किया गया। 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा नामक 2 राज्य बनाए गए। सन 1970 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड और बिहार को बिहार व झारखंड में विभाजित किया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अखिल भारतीय सेवाएं और जो राज्यपाल हैं उसमें भी जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो गवर्नर है वह प्रेसिडेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, और राज्यपाल द्वारा इस तरीके से केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्यपाल को नियुक्त किए जाने की जो विधि है ये संघात्मक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। यह केंद्र अथवा राज्य के प्रति निष्ठा में पारस्परिक विद्रोह की स्थिति में केंद्र को ही प्रसन्न रखना चाहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल है वही केंद्र सरकार को बताता है। आर्टिकल 356 की अगर हम बात करें, यानी कि जब अगर राज्य में कोई राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो राज्यपाल ही केंद्र सरकार के पास या प्रेसिडेंट के पास ये मैसेज करता है, ये उनको बताता है कि इस राज्य में, अमुक राज्य में जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर इमरजेंसी पावर जो है वो लगा देता है आर्टिकल 356 के द्वारा। एकीकृत जो निर्वाचन है और लेखा जांच अधिकारी, यानी जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो वो केवल न तो केंद्रीय चुनाव करवाता है बल्कि विधानमंडल का चुनाव भी यही करवाता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कैग की, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो केंद्र के अलावा राज्यों के लेखाओं की भी जांच करता है। यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जो दोनों की ही बात करता है, और ये दोनों जो संस्थाएं हैं, दोनों यानी कि केंद्र और राज्य दोनों पर अपना कंट्रोल रखती है या दोनों के लिए ये कार्य करती है। भारत की संघीय व्यवस्था की अगर हम आलोचना करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग इसको क्वासी फेडरल कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक है। क्योंकि भारत संघ तो है लेकिन केंद्र शक्तिशाली है। ज़्यादातर लोग सिर्फ संघात्मक व्यवस्था ही कहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि एक संघ बनने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो ये सारे चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। पॉल एच एपलेबी का ये मानना है कि यह पूरी तरीके से संघीय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1994 में मुंबई मामले में ये कहा कि भारतीय संविधान संघीय है और ये इसकी मूल विशेषता है। वहीं के संस्थानम का ये मानना था कि भारतीय संविधान एकात्मक है क्योंकि वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व है तथा राज्य हमेशा केंद्रीय अनुदान पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि जो पूरी विवेचना है उससे ये स्पष्ट होता है
कि भारत जो है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। इसे दुर्गादास बसु ने संघात्मक और एकात्मक का दोनों का ही मिश्रण माना है, परंतु ये भी स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की प्रवृत्ति केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने में है। इस संबंध में डॉक्टर जेगिंस का ये कहना है कि भारतीय संघ में संघात्मक व्यवस्था है जिसमें कठोर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है। अतः भारत की जो संघात्मकता है वो विशिष्ट है, जिसके आधार पर प्रोफेसर पाइली का ये कथन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है और आत्मा एकात्मक है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके साथ ही साथ आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।